हेलो स्टूडेंट, हम मैट्रिक्स के बहुत सारे पार्ट कर चुके हैं। अब हम मैट्रिक्स का जो सेकंड पार्ट है डिटर्मिनेंट, उसकी तरफ बढ़ते हैं। हम नया टाइटल स्टार्ट करते हैं क्योंकि जो यूनिट का नाम है वो है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। क्लियर है? मैट्रिक्स के बहुत सारे टॉपिक डिटर्मिनेंट के बाद समझाए जाते हैं। तो मैं एक सब टाइटल लेता हूँ, पार्ट सेकंड डिटर्मिनेंट्स। तो देखते हैं मैट्रिक्स के बारे में, इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है, क्या होता है। देखो होता क्या है, कोई भी अगर एक कोई स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, शब्दों पे गौर करना, स्क्वायर मैट्रिक्स यानी कि पहला पॉइंट मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि जो डिटर्मिनेंट है वो केवल और केवल स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही एप्लीकेबल होता है। जैसे 1x1 के लिए, 2x2 के लिए, 3x3 के लिए, 4x4 के लिए। यह कोई भी आपके 2x3, 3x4 उनके लिए लागू नहीं होता है। डिटर्मिनेंट इज द प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ओनली। यह केवल स्क्वायर मैट्रिक्स का ही एक प्रॉपर्टी होता है। क्लियर है? क्या होता है, हर स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ एक नंबर एसोसिएट होता है, उसी को हम उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू कहते हैं। जैसे मान लो ये कोई मैट्रिक्स है 2 4 6 9, सपोज ये कोई मैट्रिक्स है, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इसका कोई ना कोई डिटर्मिनेंट वैल्यू होगा, उसी वैल्यू को हम इसका कोई ना कोई वैल्यू होगा, उसी को हम डिटर्मिनेंट वैल्यू बोलते हैं इसका। क्लियर है? तो लिखेंगे, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। क्या है डेफिनेशन, परिभाषा, फॉर एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स a number is associated with it, known as its determinant value। प्रत्येक अवयव के साथ कोई संख्या जुड़ी रहती है, उसी संख्या को उसकी सारणिक वैल्यू कहते हैं। हिंदी में इसको बोला जाता है सारणिक। क्लियर है? हमारे सिलेबस में 1x1 का पढ़ेंगे, हम 2x2 का पढ़ेंगे, 3x3 का पढ़ेंगे। यहां पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स। ये केवल स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए लागू होता है। डिटर्मिनेंट का जो प्रॉपर्टी है वो केवल और केवल स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए लागू होता है। अब उस वैल्यू को निकालते कैसे, उसके लिए हम 1 बाय 1 देखते हैं। क्लियर है ये वाली बात? तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर का मैट्रिक्स, उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू। सबसे पहले इसके सिंबल देख लेते हैं कि इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका सिंबल देख लेते हैं कि इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मान लो कोई मैट्रिक्स ए है, वो मान लो इस तरीके से 2 3 4 6, मान लो कोई मैट्रिक्स है ऐसा। क्लियर है? इसका डिटर्मिनेंट, ये तो मैट्रिक्स हो गया, डिटर्मिनेंट के लिए इसको दो स्ट्रेट लाइन के बीच में रखा जाता है और इसको यूं ऐसे 2 3 4 6। ये चीज आपकी मैट्रिक्स होती है। अगर कोई चीज ऐसा लिखा हुआ है तो ये एक मैट्रिक्स है, इसका कोई वैल्यू नहीं होता, इसको डिटर्मिनेंट में चेंज किया जाता है, इसको बोला जाता है डिटर्मिनेंट। यानी कि डिटर्मिनेंट में दो स्ट्रेट लाइन के बीच में रखा जाता है। ठीक है? कई लोग इसको यूं लिखते हैं ऐसे, DET, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। क्लियर है? कुछ लोग इसको यूं लिखते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ये इसके दो तरीके के सिंबल होते हैं। आपको ये दे दिया, एक दे दिया और पूछे फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो आप इसकी वैल्यू को निकालोगे, ऐसा दे सकते हैं। मॉडुलस के अंदर उसको डिटर्मिनेंट बोला जाता है। क्लियर है ये वाली बात? तो निकालते कैसे, इसको हम 1 बाय 1 क्लियर करते हैं। जैसे डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ, फर्स्ट देखते हैं, डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डर 1 का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर एक रो और एक कॉलम रहता है। क्लियर है? जैसे मान लो ये आपका इस तरीके का 1 1,
एक रो एक कॉलम, इसकी वैल्यू निकालनी, तो इसका वैल्यू क्या होगा, ये खुद ही हो जाएगा, इसका वैल्यू ये खुद एलिमेंट आ जाएगा। जैसे आपको पूछा गया इसका क्या वैल्यू होगा, तो इसका वैल्यू ये खुद हो जाएगा। इसका क्या वैल्यू होगा, डिटर्मिनेंट -5 का, ये -5 हो जाएगा। ये मॉडुलस नहीं है यहाँ पर, ये डिटर्मिनेंट का काम कर रहा है, सारणिक का काम कर रहा है। क्लियर है? ये पूछा नहीं जाता है ऑर्डर 1 का, 2 और 3 आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उसको देखेंगे किस तरीके से किया जाता है। क्लियर है? तो ये ऑर्डर 1 के लिए है, ठीक है, ये वाली बात। ऑर्डर 2 के लिए देखते हैं, ऑर्डर 2 के लिए देखते हैं जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब वाली चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। सेकंड, डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2, सेकंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट, इसको कैसे निकाला जाता है? जैसे मान लो आपके पास लिख दिया A11 A12 A21 A22, ये डिटर्मिनेंट है, कैसे पता चल रहा है, इसके सिंबल से पता चल रहा है। देखो अब इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, वैल्यू निकालने के लिए देखो आप क्या करोगे, इस दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, माइनस ये वाला, मतलब A11 A22 इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, माइनस A21 इंटू A12, ये इसका वैल्यू हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल आपको दिया गया है देखो cos थीटा, ये कई बार पूछ चुके हैं एग्जाम में, साइन थीटा, माइनस का साइन थीटा, यहाँ पर cos थीटा। हमसे पूछा गया है इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू कैसे होगा, कितना होगा, तो देखो cos को cos से किया, cos स्क्वायर थीटा, इसका आंसर कैसे निकालेंगे, ये इसका a है, ठीक है, तो इसका डिटर्मिनेंट ऑफ a कितना होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ a, cos को cos से किया, cos स्क्वायर थीटा, बीच में माइनस फॉर्मूले का माइनस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा दैट इज 1, तो ये इसका वैल्यू हो जाएगा। होप आपको सेकंड ऑर्डर का समझ में आया होगा किस तरीके से करना है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, जैसे ये है 0 2 4 6, मान लो ये है, बोला इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू कैसे निकालोगे, तो बहुत ही सिंपल है, 6 को 0 से किया 0, बीच में माइनस, 4 को 2 से किया 8, तो इसका आंसर आ जाएगा माइनस का 8, ये इसका आंसर है। डिटर्मिनेंट का वैल्यू प्लस में हो सकता है, माइनस में हो सकता है, 0 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो आपको निकालना आना चाहिए। आपको क्या करना है, दिस माइनस दिस माइनस दिस, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट की ओर। थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट की ओर बढ़ते हैं कि उसको किस तरीके से निकाला जाता है। थर्ड ऑर्डर के लिए देख लेते हैं, ये सेकंड ऑर्डर का हमारा क्लियर हो गया। थर्ड ऑर्डर तक आपके एग्जाम में पूछा जाता है, क्लियर है? तो थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट में क्या होगा, आपके 3 रो होगी और 3 कॉलम होगी, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये हो गया आपके। क्लियर है ये वाली बात? अब इसकी वैल्यू को कैसे निकाला जाता है, देखो इसको आप बहुत सारे तरीकों से निकाल सकते हैं। आगे जब हम लेक्चर में बढ़ेंगे तो हम देखेंगे अरे इसको तो इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, अरे इसको कॉलम से सॉल्व कर सकते हैं, इसको रो से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको एक तरीके से सॉल्व करता हूं, आपको उसी तरीके से करोगे तो आपके जल्दी आसानी से हो जाएगा। क्लियर है? हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो की हेल्प से इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है? इसके अंदर कैसे करना होगा, देखो फर्स्ट रो का एलिमेंट लिया A11, ये ले लिया। अब देखो आपको क्या करना है, ये सारा छोड़ दिया, बचा क्या, ये सेकंड ऑर्डर, इसका मैट्रिक्स बना लेना, इसका मैट्रिक्स A22 A23 A32 A33, इसकी वैल्यू आपको निकालनी आती है। अब देखो इसको लेना है A12 को, तो इसको माइनस साइन के साथ लेना है, A12 को माइनस, एक बार प्लस लिया तो माइनस लेना है। अब क्या करेंगे, ये इसको छोड़ दिया और इसको छोड़ दिया, अब क्या बचा आपके पास, अब क्या बचा, देखो A21 बच गया, A23 बच गया, A31 बच गया और A33 बच गया, और इसको आपको सॉल्व करना आता है। अब ये एक एग्जांपल करेंगे। अब A13 ले लिया, प्लस में A13 ले लिया आपने, अब ये गया और ये गया, बचा कौन से, ये 4 एलिमेंट, तो इसको लिख लेंगे A21 A22 A31 A32, ये करके कर देंगे सब।
इनको सॉल्व करना आता है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। क्लियर है ये वाली बात? एक एग्जाम्पल के हिसाब से सॉल्व करके देखते हैं। इसको आप नोट करेंगे, फिर एक एग्जाम्पल करेंगे, पॉज करके इसको नोट करेंगे। एक क्वेश्चन देखते हैं, एक एग्जाम्पल देखते हैं इसके ऊपर। आप वैसे 11th क्लास में भी इसको कर चुके हो, तो बहुत बड़ी चीज नहीं है आपके लिए। कैसे करना है देखिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन है मेरे पास। क्वेश्चन इस तरीके से बोर्ड में पूछा जाता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ करके, जैसे 2 1 3 0 2 1 4 2 1 ये है, इसकी वैल्यू हमसे पूछी गई है। तो हमें किस तरीके से करना है, हमने क्या सीखा है, हम इसको फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। तो देखो इस 2 को लिया, अब यहां पे क्या होगा, देखो इसको पूरा छोड़ दिया और इस कॉलम रो को और इस कॉलम को छोड़ दिया, बचा क्या 2 1 2 1 2 1 2, ये आ गया। बीच में माइनस, एक बार प्लस आ गया तो माइनस, इस 1 को माइनस के साथ लिखना है। अब देखो ये गया, बचा गया 0 1 4 1 0 1 4 1, ये बच गया। फिर यहाँ पे प्लस के साथ 3 को लिखा। अब देखो ये गया, बचा गया 0 2 4 2 0 2 4 2, ये हो गया। तो देखें किस तरीके से आएगा इसका, 2 टाइम्स ऑफ, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, देखो 2 -2 2 -2 -1 के साथ 0 -4 0 -4 प्लस 3 के साथ 0 -8 0 -8, तो ये हो जाएगा। देखो 2 -2 0, यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे प्लस का 4 आ जाएगा, क्योंकि ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। 3 को माइनस से करेंगे तो माइनस का 24 हो जाएगा। तो इसका आंसर जो आएगा वो माइनस का 20 आ जाएगा। ये माइनस का 20 इसका आंसर हो गया। क्लियर है? तो इस तरीके से आप डिटर्मिनेंट की वैल्यू को सॉल्व कर सकते हो। मैंने आपको फर्स्ट ऑर्डर डिटर्मिनेंट सॉल्व करना सिखाया, सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना सिखाया और थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना सिखाया। जब हम डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना सीख जाते हैं तब हमारे पास आगे की प्रॉब्लम्स स्टार्ट होती है। बहुत सारे इसके ऊपर कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनको हम देखते हैं। पहले आप इस क्वेश्चन को नोट कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं हम। अब अलग अलग टर्म्स आती हैं जो डिटर्मिनेंट के ऊपर काम करती है, उनको देखते हैं। जैसे मेरे पास आया एक वर्ड आता है, पहले समझेंगे फिर लिखेंगे, सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हिंदी में बोला जाता है सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर। सिंगुलर को बोला जाता है अव्युत्क्रमणीय एवं व्युत्क्रमणीय आव्यूह। किस तरीके से किया जाता है देखते हैं हम। देखो सबसे पहले हम सिंगुलर मैट्रिक्स को देखते हैं। सिंगुलर मैट्रिक्स यानी कि हिंदी में बोला जाता है अव्युत्क्रमणीय आव्यूह। इसके अंदर क्या होता है, कोई भी ऐसा डिटर्मिनेंट का वैल्यू जिसका आंसर 0 आ जाए। इफ, इसका डेफिनेशन देखते हैं, any matrix is said to be singular। सिंगुलर उसी को बोला जाता है जिसके लिए डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू 0 आ जाए। कैसे? फॉर एग्जाम्पल मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है मुझे 2 6 1 3। मुझे पूछा गया चेक करके बताओ क्या ये सिंगुलर है या नहीं है। तो मैंने इसकी वैल्यू को निकाला, 3 2 6 1 into 6 6। इसका आंसर 0 आ गया। इसका मतलब क्या है, ये सिंगुलर मैट्रिक्स का एग्जाम्पल है। मुझसे अब आप समझ चुके होंगे नॉन सिंगुलर क्या होता है। नॉन सिंगुलर वो मैट्रिक्स होता है
जिसका डिटरमिनेंट वैल्यू 0 नहीं होता, जिसका डिटरमिनेंट वैल्यू 0 नहीं हो पाता। क्लियर है? तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स को भी देख लेते हैं, ये एग्जांपल के साथ आप नोट कर सकते हो। ये ए जो है, ये ए इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स, ये आपका सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा। क्लियर है ये वाली बात? तो हम नॉन सिंगुलर को भी देख लेते हैं, यहां पर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स को भी देख लेते हैं। सेकंड, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हिंदी में बोला जाता है व्युत्क्रमणीय आव्यूह, है ना? तो एनी मैट्रिक्स said to be नॉन सिंगुलर वही होगा जब आपका डिटरमिनेंट ए का वैल्यू 0 के बराबर नहीं होगा। डिटरमिनेंट ए का वैल्यू 0 के बराबर नहीं होगा, उसको हम नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे मान लो मुझे चेक करना है कौन सिंगुलर है कौन नॉन सिंगुलर है, तो मैं कुछ एग्जांपल ले लेता हूं, कुछ एग्जांपल के साथ देखेंगे। अभी आप इसके डेफिनेशन को नोट करेंगे, हम एग्जांपल देखेंगे डिफरेंट की कौन सा सिंगुलर की कैटेगरी में आएगा और कौन सा नॉन सिंगुलर की कैटेगरी में आएगा। क्लियर है? तो एक एग्जांपल देखते हैं और फिर उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लिखते हैं क्वेश्चन के बाद। जैसे इसमें क्वेश्चन पूछा गया कि चेक करके बताओ, चेक वेदर फॉलोइंग मैट्रिसेस, या मैट्रिक्स एक क्वेश्चन ले लेता हूं, मैट्रिक्स इज सिंगुलर और नॉट सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। तो उसके लिए एक क्वेश्चन लेते हैं, एक क्वेश्चन लिखते हैं 0 0 0 1 4 9 2 6 8 ये लेते हैं। मुझे पूछा गया ये सिंगुलर है या नहीं है, तो मैंने इसकी वैल्यू को चेक किया। 0 टाइम्स ऑफ ये गया, क्या बचा 4 9 6 8 माइनस 0 टाइम्स ऑफ ये गया, यहां पे क्या बचाएगा 1 9 2 8 प्लस 0 टाइम्स ऑफ बचेगा 1 4 2 6 1 4 2 6। आप देखोगे यहां पे भी 0, यहां पे भी 0, यहां पे भी 0, सारा मिलकर हो गया 0। इस डिटरमिनेंट का आंसर 0 आ गया, तो मैं इसको सिंगुलर मैट्रिक्स बोल सकता हूं। सिंगुलर मैट्रिक्स वही मैट्रिक्स होती है जिसका डिटरमिनेंट वैल्यू 0 आता है, जिसको हम अव्युत्क्रमणीय बोलते हैं हिंदी में। क्लियर है? पॉज करके इसको नोट कर सकते हो आप। अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर, जैसे बोर्ड में पूछा जाता है। क्वेश्चन है फॉर what value of x following matrix is singular x का क्या वैल्यू रहा होगा जिसके लिए मैं जो मैट्रिक्स दे रहा हूं वो अव्युत्क्रमणीय रही होगी। मैट्रिक्स है मेरा x 1 2 4 6 8 4 6 8, यहां पे आ जाएगा 2 2 4 2 2 4। ये मैट्रिक्स की वैल्यू, ये सिंगुलर होगा तो x का क्या वैल्यू रहा होगा हमें पता है। अगर हम इसका डिटरमिनेंट वैल्यू 0 कर दे तो ये सिंगुलर हो जाएगा। तो हमें इसका डिटरमिनेंट को लिखना है x 1 2 4 6 8 2 2 4। इसको आपको 0 के बराबर रखना होगा, क्योंकि सिंगुलर के लिए क्या होता है डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 के बराबर होती है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो x के अंदर क्या आएगा 24 माइनस 16, तो यहाँ पर 8 आ जाएगा। जिनको सॉल्व करना था मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। -1 के मल्टीपल में क्या आएगा, देखो 4 4 जा 16 माइनस 16 16 माइनस 16 आएगा। और यहाँ पर 2 के मल्टीपल में क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपके 8 माइनस 12 8 माइनस 12 आ जाएगा, और इसको 0 के बराबर रख देना है। तो यहाँ पे आ जाएगा 8x, ये 0 हो जाएगा। यहाँ पर 8 माइनस 12 कितना हो जाएगा 4, और 4 को अगर आप +2 से करोगे तो ये हो जाएगा आपका प्लस का माइनस का 8 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस का 8 इक्वल टू 0। 8x माइनस ये 8 उधर जाके ये हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका x की वैल्यू 1 आ जाएगी। x की वैल्यू 1 आ जाएगी, यानी कि अगर ये 1 रहा होगा तब ये 0 के बराबर आ जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपके
बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो मैंने आपको आज डिटर्मिनेंट के बारे में सिखाया। डिटर्मिनेंट क्या होता है, मैंने आपको सिंगुलर और नॉन सिंगुलर के बारे में बताया। अभी हम एक छोटा सा टॉपिक और है, उसको भी क्लियर कर लेते हैं। उससे पहले आप ये नोट कर सकते हो, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब हम एक टॉपिक देखते हैं। उससे पहले मैं आपको कुछ बातें बता देना चाहता हूं, जो आप नोट करवा दूंगा मैं आपको या नोट्स में दे दूंगा, कि जो डिटर्मिनेंट होता है वो केवल स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए रहता है, पहली बात। दूसरा, मैंने एक क्वेश्चन करवाया था, उसके अंदर क्या था, सारी कोई भी अगर एक रो या एक कॉलम अगर जीरो हो जाता है तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो आ जाता है। एक क्वेश्चन किया था जिसमें 0 0 0 था, आंसर लास्ट में जीरो आएगा, ठीक है। और आप डिटर्मिनेंट को किसी भी रो के अलोंग या किसी भी कॉलम के अलोंग सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैं तो अभी फर्स्ट रो के अलोंग आपको सॉल्व करना सिखाया और तरीका मैंने आपको बता दिया। अब हम पहले एक टाइटल की तरफ बढ़ते हैं। हिंदी पहले देखते हैं, उसको बोला जाता है आपके माइनर एंड कोफैक्टर। शब्दों पे गौर करना, माइनर एंड कोफैक्टर। हिंदी में बोला जाता है माइनर को उपसारणिक, उपसारणिक एवं सहखंडज। सहखंड, सहखंड क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। जैसे मान लो अभी हमने किया है, इसका यूज किया है, जैसे A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये है, ये मेरा कोई मैट्रिक्स है, ये 3 क्रॉस 3 का, इसके अंदर 9 एलिमेंट है, क्लियर है। तो इसके अंदर 9 माइनर बनेंगे और 9 कोफैक्टर बनेंगे। अब माइनर का मतलब होता है, देखो हिंदी में उपसारणिक। जैसे अगर इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 3 का है तो आपका जो माइनर या कोफैक्टर बनेगा उसका ऑर्डर एक कम होगा, यानी कि 2 क्रॉस 2 का होगा। अब इसके 9 माइनर बनेंगे और 9 कोफैक्टर बनेंगे। पहले मैं माइनर की बात करता हूं, फिर कोफैक्टर के बारे में सीखेंगे। माइनर क्या होता है, जैसे हमें देखो हर एक एलिमेंट का माइनर निकाल सकते हैं। जैसे इसका माइनर होगा, उसको हम M11 बोलेंगे, यानी कि फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम का माइनर। इसका माइनर का मतलब होता है उपसारणिक। कैसे, आप वही तरीका, इसको छोड़ा, इसको छोड़ा, क्या बचा, ये वाला A22, A23, A32, A33, ये इसका माइनर हो गया, क्लियर है। आपको कोई पूछे A12 का बताओ, तो आप क्या करोगे, इसको छोड़ दोगे, इसको छोड़ दोगे, क्या बचेगा, A21, A23, A31, A33। समझ पा रहे हो इसको, माइनर और कोफैक्टर में। मुझसे अगर ये पूछता है कि मुझे तो M22 का बताओ, M22 का मतलब इसका बताना है, तो ये गया और ये चला गया, क्लियर है ये वाली बात। तो आपके पास क्या बचेगा, देखो ये चला, ये 4 एलिमेंट बन गए, कौन कौन से, A11, A13, A31, A33, ये आपका माइनर हो गया। तो आप सारे के सारे एलिमेंट्स का माइनर लिख सकते हो। अगर आपको कोई बोल दे कि आप, जैसे आपको कोई मैट्रिक्स दिया, आपको कोई मैट्रिक्स दे दिया, यहां दिख रहा होगा, ठीक है, यहां पे दिया आपको 2 5 -3 2 3 4 9 8 6 2, ये दे दिया। आपको पूछा M33 बताओ, एक नंबर में पूछ लिया व्हाट इज द माइनर ऑफ थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो आपको इसके लिए बताना है। तो आपको बहुत ही सिंपल है, क्या करोगे, इसको छोड़ा, इसको छोड़ा, अब आपको दिख रहा है 3 4 8 6, 3 4 8 6, इसका ऑर्डर हो जाएगा 3 क्रॉस 3 का और इसका ऑर्डर हो जाएगा 2 क्रॉस 2, तो ये हो जाता है माइनर, क्लियर है, जिसको हिंदी में बोला जाता है उपसारणिक। अगर किसी भी डिटर्मिनेंट का ऑर्डर n क्रॉस n का है, अगर उसका ऑर्डर n है तो जो माइनर होता है उसका ऑर्डर n-1 हो जाता है, एक कम हो जाता है उससे, क्लियर है। इसका 3 था तो इसका 2 हो गया, इसका 4 होता तो इसका 3 हो जाता, ठीक है। आप उसकी रो को और उसके कॉलम को एलिमिनेट करके निकाल देते हो, ठीक है। अब हम कोफैक्टर की बात करते हैं। देखो कोफैक्टर में बड़ा ही सिंपल सा फंडा है, आपको अगर माइनर निकालना आता है तो कोफैक्टर निकालने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे रिलेशन बताना है, जैसे आपने M11 निकाल लिया, अब देखो इन दोनों का सम कितना है, 1 और 1 2 है। अगर इवन नंबर होगा तो जो कोफैक्टर होगा, जिसको मैं C से रिप्रेजेंट करता हूं, वो C11 के बराबर है। अब अगर आप M12 निकालना जानते हो, देखो इन दोनों का सम कितना है, 2 + 1 3 है, तो ये माइनस के साथ हो जाएगा, ये माइनस के साथ हो जाएगा, ये माइनस के साथ हो जाएगा। अगर M13 है
ये क्या हो जाएगा +4 आ रहा है ये इनका सम, तो ये आपका C13 आ जाएगा। होप आपको समझ आ रहा होगा। M21 है तो ये 2 + 1 3 है, तो ये माइनस के साथ 21 हो जाएगा। अब आप समझ सकते हो जैसे 2 2 आ जाएगा, अगर आपका M22 आएगा तो वो C22 के बराबर होगा, आपका M23 आएगा तो वो -M23 के बराबर आएगा। जैसे मान लो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे आपसे पूछा गया है 2 4 6 x y z p q r, आपसे पूछा गया फाइंड M13 एंड C13, तो आप पहले M13 को निकालो, 13 का मतलब ये एलिमेंट है फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम ये वाला, तो आप इसको गया ये वाला, तो आपका क्या हो जाएगा x y p q। अब आप सोचोगे क्या ये एज इट इज आएगा या माइनस के साथ आएगा, तो देखो 3 + 1 4 है, अगर सम इवन होता है तो आपकी यही C13 की वैल्यू होगी, यही C13 की होगी। अगर आपसे ये पूछ लेता M21 के लिए बताओ, अब ये रहा 21 एलिमेंट, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, देखो आप ये चला जाएगा और ये वाला चला जाएगा, तो आपके लिए क्या बचेगा, देखो मैं दूसरा क्वेश्चन ले लेता हूं। जैसे आपसे पूछा 2 4 6 x y z p q r, ये आपसे पूछा M21 बताओ एंड C21 बताओ, तो देखो इस बार ऑड नंबर है तो आप माइनस के साथ खोलोगे, M21 की वैल्यू क्या हो जाएगी, M21 हो जाएगा, ये चला गया ये M21 ये, तो आपका क्या बचा y z q r, और अब C21 क्या होगा, वो माइनस के साथ सेम नंबर आ जाएगा y z q r। अब कोफैक्टर में माइनस लिखना होता है, माइनस कहां पे आएगा, जब यहां पर ऑड सम आ जाएगा इनका, जब इनका सम ऑड आ जाएगा तो माइनस आ जाएगा, अदरवाइज आपका एज इट इज रहेगा। तो मैंने आपको माइनर और कोफैक्टर का कंसेप्ट क्लियर करवाने की कोशिश की है, ठीक है। अभी हम यहाँ पे स्टॉप कर रहे हैं, इसका जो आगे का पार्ट होगा वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। अगर आपको वीडियो मतलब डालते अगर आपको लेना है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, और जो मटेरियल अगर आपको नहीं मिल रहा है तो मैं आपके लिंक जो है वो व्हाट्सएप पे देता हूँ, आप मेरे को व्हाट्सएप से मैसेज कर सकते हो, मैं आपको उसका जो मटेरियल है वो भी प्रोवाइड करवा दूंगा। थैंक यू सो मच।